ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के सेशन भाई हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 37। और इसमें हम लोग को पढ़ना है भाई मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन है भाई। एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट गेन करेंगे। और जो आपका कॉन्सेप्चुअल बुक में भाई जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने चैप्टर नंबर 36 को कवर किया था और इसमें हम लोग को पढ़ना था सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और जब हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था भाई उसी समय मैंने आपको बताया था कि भाई रियल लाइफ में हम लोग हमेशा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, सिंगल स्टेज नहीं यूज़ होता है भाई। क्यों? क्योंकि इससे जो हम लोग को आउटपुट गेन मिलता है वो काफ़ी वीक होता है भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। और सिंगल स्टेज में भाई हम लोग हमेशा एक ही ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। मल्टी स्टेज का मतलब क्या कि भाई इसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर का यूज़ होगा। देखिए लिखा ना, द आउटपुट फ्रॉम अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज यूजुअली इनसफिशिएंट टू ड्राइव एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है भाई, यानी किसी भी स्पीकर को भाई अगर चलाना है तो भाई स्पीकर आपका लाउड नहीं बजेगा, इस तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मतलब जो भी आपका आउटपुट मिल रहा है भाई, यानी जो आउटपुट गेन मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं होता किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए। इन अदर वर्ड, द गेन ऑफ अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज इनएडिक्वेट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस। कॉन्सिक्वेंटली एडिशनल एम्पलीफिकेशन ओवर 2 or 3 स्टेज इज नेसेसरी भाई। मतलब सिंगल स्टेज से जो भी आपका आउटपुट आ रहा है भाई उसको फिर क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग मतलब दूसरे स्टेज में एज ए इनपुट डाल देंगे। फिर वो दूसरा स्टेज इसको और एम्पलीफाई करके देगा, फिर इसको तीसरे स्टेज में डालेंगे, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्लियर है? तो इसमें 2 स्टेज हो सकता है, 3 स्टेज हो सकता है, फिर 4 स्टेजेस हो सकते हैं भाई। वो डिपेंड करता है कि भाई आप अपने सिग्नल को कितना एम्पलीफाई करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोलता है टू अचीव दिस द आउटपुट ऑफ ईच एम्पलीफायर स्टेज इज कपल्ड इन सम वे टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज भाई। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेज हो गया, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। तो भाई इन सभी स्टेजेस को हम लोग क्या करना पड़ेगा, कपल्ड करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रिकली कपल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले फिगर को देखिए आप, यहाँ पे 3 स्टेज का दिखा है ना, 3 स्टेज एम्पलीफायर है भाई आपका। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। और हर एक स्टेज के लिए आपका बाइसिंग सर्किट बनेगा। ये देखिए आप, ये आपका फर्स्ट स्टेज है भाई, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका सेकेंड स्टेज है, फिर आपका ये थर्ड स्टेज है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट गेन करेंगे भाई, उसके बाद फिर एमसीक्यूज पे आते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। तो वही लिखा है द रिजल्टिंग सिस्टम, लिखा ना, मतलब इस तरीके से भाई फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस तरीके कपल्ड कर दे रहे हैं हम लोग। तो जो रिजल्ट बनेगा, द रिजल्टिंग सिस्टम इज रिफर्ड एज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इट मे बी एम्फेसिस्ड हियर दैट अ प्रैक्टिकल एम्पलीफायर इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यानी अगर आज के डेट में भाई अगर आप होम थिएटर खरीदते हैं तो भाई वो हमेशा क्या होगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होगा। या फिर आपके रेडियो के अंदर भी एम्पलीफायर लगा, मोबाइल के अंदर भी एम्पलीफायर लगा हुआ है ना, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है ना भाई, तो सारे के सारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोलता है फॉर एग्जाम्पल इन अ ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर द नंबर ऑफ एम्पलीफिकेशन स्टेज में भी 6 और मोर। मतलब सोचिए इसमें 6 स्टेज का एम्पलीफायर लगा है, फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इन दिस चैप्टर we shall focus our attention on the various multi-stage transistor amplifier and their practical application। अब यहाँ से पढ़ते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है। बोलते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट containing more than one stage of amplification is known as multi stage ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भाई। क्लियर है? तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था भाई। अब हम लोग बुक के साथ थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होते हैं। देखिए देखिए भाई आपका ब्लॉक डायग्राम से दिखाया गया है, फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। तो भाई फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को जोड़ना पड़ेगा ना, हम लोग इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे जो भी हम लोग मेथड यूज करेंगे कनेक्ट करने का, फर्स्ट स्टेज को सेकंड स्टेज से या फिर सेकंड स्टेज को थर्ड स्टेज से, तो उसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं भाई। और हम लोग के पास जो टोटल कपलिंग मेथड है वो 3 तरीके का होता है। मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को आप 3 तरीके से कपल कर सकते हैं। पहला है आरसी कपलिंग, मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा करके कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग, और एक होता है डायरेक्ट कपलिंग भाई। क्लियर है? तो किस तरीके का आप कपलिंग यूज कर रहे हैं उसी कपलिंग के हिसाब से भाई इसका नाम रखा जाता है। यानी मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई,
जैसे मान लेते भाई आपके पास बहुत सारे पेन हैं, यानी बहुत सारे कलम है भाई, तो हो सकता है भाई कोई बॉल पेन हो, कोई हो सकता है जेल पेन हो, है ना भाई, हो सकता है कोई इंक पेन हो भाई, डिफरेंट टाइप्स के पेन है आपके पास। और जरूरी थोड़ा है भाई सारे के सारे एक ही कलर के होंगे, कोई हो सकता है ब्लैक कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर का, कोई ग्रीन कलर का है। तो भाई आपके पास इतना सारा पेन है और अगर आप सारे पेन को भाई एक ही जगह पे रखेंगे तो भाई कोई डिमांड करेगा भाई मेरे को मान लेते हैं ग्रीन पेन का बॉल पेन दीजिए, मतलब ग्रीन कलर का बॉल पेन दीजिए, तो भाई उस 100 पेन में से ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3-4 ग्लास लेकर के आएंगे भाई, 3-4 ग्लास ले लेते हैं इस तरीके का। तो एक ग्लास में भाई सिर्फ मैं ब्लैक कलर का बॉल पेन डाल देता हूँ, दूसरे वाले में भाई रेड कलर का बॉल पेन डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कलर के हिसाब से और पेन का जो टाइप्स है, बॉल पेन है या फिर जेल पेन है ना भाई, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग ग्लास में डाल दिया, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन भाई। तो उसी तरीके से हम लोग भाई यहाँ पे ये जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ रहा है, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किस तरीके का कपलिंग यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से किया जाता है भाई। तो यहाँ पे देखिए लिखा ना नेम ऑफ कपलिंग, तो आरसी कपलिंग, तो भाई अगर आप आरसी कपलिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का क्या नाम हो जाएगा, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अगर आप ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, और डायरेक्ट कपलिंग यूज कर रहे हैं तो भाई इसको बोलेंगे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि भाई हम लोग एमसीक्यूज के हिसाब से चल रहे हैं ना, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे नहीं, ओके, थोड़ा फास्ट चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब है यहाँ पे रोल ऑफ कैपेसिटर्स इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो भाई जब हम लोगों ने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा था उसी समय मैंने आपको बताया था कैपेसिटर का क्या काम है। कैपेसिटर का काम होता है भाई सीधे सीधे डीसी को ब्लॉक करना, डीसी को भाई ये ब्लॉक करेगा, और एसी के लिए क्या हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है भाई, यानी एसी को पास करने देता है। तो भाई यहाँ पे लिखा हो भाई, देखिए लिखा ना कि भाई कैपेसिटर का क्या काम है, एज कपलिंग कैपेसिटर, मतलब 2 तरह के कैपेसिटर यूज कर रहे थे ना हम लोग जब सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, भाई हम लोगों ने कैपेसिटर यूज किया था ना। यहाँ पे देखिए इस वाले कैपेसिटर हम लोग कपलिंग कैपेसिटर बोला, सिग्नल को कपल करने के लिए। ये वाला जो कैपेसिटर भाई अगले स्टेज को, या फिर भाई मान लो सिंगल स्टेज होता है ये, तो सिंगल स्टेज होता है भाई ये जो कपलिंग कैपेसिटर लगा है यहाँ पे, तो भाई ये लोड को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे थे ना हम लोग। क्लियर है, तो ये दोनों कैपेसिटर आपका कपलिंग कैपेसिटर कहलाता है, और यहाँ भाई आपका कैपेसिटर लगा हुआ था ना, तो उसको बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं भाई, एमीटर रेजिस्टेंस को बाईपास करता है ये। तो वही सब तो लिखा हुआ है कि भाई कैपेसिटर का क्या क्या काम है, तो पहला कपलिंग के लिए और दूसरा है बाईपास कैपेसिटर, ठीक है भाई। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने इस सब पे बात किया हुआ है। कपलिंग कैपेसिटर क्या है, तो वही लिखा ना, इन मोस्ट एप्लीकेशन यू विल नॉट सी अ सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर rather than we use a multi stage amplifier। अभी जस्ट समझा भाई कि प्रैक्टिकल लाइफ में, फिर रियल लाइफ में जो भी हम लोग रेडियो यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या फिर भाई होम थिएटर से भी यूज़ कर रहे हैं, तो भाई इसमें हमेशा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। दैट इज अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आर कनेक्टेड इन सीरीज। भाई मल्टी स्टेज मतलब क्या, एक से अधिक ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे ना, और सभी स्टेजेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैस्केड कनेक्शन में, यानी सीरीज में जोड़ते हैं। कैस्केड को हम लोग सीरीज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, द कैपेसिटर आर कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट वन एम्पलीफायर स्टेज टू अनदर। व्हेन अ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस इट इज कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर। मतलब एक स्टेज को दूसरे स्टेज को कनेक्ट करने के लिए भाई जो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। फिगर ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, यहाँ पे देख लिए फिगर है ना, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है भाई, और यहाँ वाला कैपेसिटर जो है लोड को कनेक्ट करने के लिए। तो ये सब कैपेसिटर हम लोग क्या बोलेंगे, कपलिंग कैपेसिटर बोलेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ता है, बोलता है कपलिंग कैपेसिटर परफॉर्म द फॉलोइंग 2 फंक्शन। इसका 2 फंक्शन है भाई। पहला, इट ब्लॉक द डीसी, दैट इज इट प्रोवाइड डीसी आइसोलेशन बिटवीन 2 स्टेजेस ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे जो फर्स्ट स्टेज है ना, जो आपका फर्स्ट स्टेज है भाई, तो फर्स्ट स्टेज का जो भी आप डीसी बाइसिंग करेंगे, ठीक है ना भाई, जो भी डीसी बाइसिंग करेंगे वो डीसी बाइसिंग आपके सेकेंड स्टेज में कभी भी फ्लो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये कैपेसिटर क्या करेगा डीसी के लिए भाई, ये ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा भाई, मतलब ब्लॉक कर देगा, ये जाने ही नहीं देगा। तो इस वाले स्टेज का जो डीसी बाइसिंग होगा और इस वाले स्टेज का जो डीसी बाइसिंग होगा, ये कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते भाई, ये दोनों सेपरेट होंगे, ये वाला भी इसके साथ सेपरेट होता है, ठीक है। तो वही है कि भाई कैपेसिटर जो है यहाँ पे, जो कपलिंग कैपेसिटर वो क्या कर रहा है, डीसी को ब्लॉक करने का काम कर रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं अब, तो ये वाला फिगर तो भाई जस्ट हम लोगों ने समझ ही लिया।
ठीक है ना। तो पहला तो हो गया भाई कि जो कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं भाई डिफरेंट स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ता है एज अ बाईपास कैपेसिटर। तो भाई बाईपास कैपेसिटर के लिए देखिए यहाँ पे फिगर बना दिया ना। दूसरा बोलता है लाइक अ कपलिंग कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर आल्सो ब्लॉक डीसी एंड बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट और वायर ड्यू टू प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैपेसिटर साइज टू एन एसी सिग्नल, बट it is used for different purpose. Bypass capacitor is connected in parallel with a circuit component like resistor. जैसे आप लगा ना भाई ये वाला कैपेसिटर देखिए रजिस्टर के पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। फिगर बोल रहा ना 11.3 शो बाईपास कैपेसिटर सी कनेक्टेड अक्रॉस एमिट रेजिस्टेंस आर ई। तो भाई ये कि भाई ये क्या कर देगा, ये शॉर्ट हो जाएगा भाई, एसी के लिए शॉर्ट हो जाएगा, तो भाई इसको ओपन कर देगा, ये क्लियर है। और इसको ओपन क्यों करना है, इसको बाईपास क्यों करना भाई, तो लास्ट वाला सेशन बताया था, गेन पढ़ा था हमने, वोल्टेज गेन पढ़ा ना भाई, क्या था आपका आर ए सी बटा आर ई डैश, आर ई डैश में इसको हम लोग एसी एमिटर रेजिस्टेंस बोल रहे थे। अगर ये कैपेसिटर नहीं लगाते हम लोग, कैपेसिटर नहीं लगाते इसका मतलब क्या, ये आर ई रहता है यहाँ पे, प्लस प्लस कर दीजिए आर ई हो जाता है। लेकिन भाई कैपेसिटर लगा रहे हैं तो उसको बाईपास कर दिया तो सिर्फ क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन आर ए सी बटा आर ई डैश के बराबर होगा। तो भाई ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाता है कि भाई आर ई तुम्हारा बाईपास हो गया ना, ये आएगा नहीं नीचे में, ठीक है, तो कम होगा तो वोल्टेज गेन मेरा बढ़ जाता है भाई। और वही अगर ये आप नहीं कनेक्ट करते हैं तो भाई वोल्टेज गेन क्या होगा, ये हो जाएगा आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ई डैश प्लस आर ई भाई, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो वोल्टेज गेन मेरा घट जाता है भाई, क्लियर हुआ। तो वही समय पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से पढ़िए फिगर दिखाया, सो बाईपास कैपेसिटर कनेक्टेड एमिटर रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंस सी बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर एसी द होल एसी सिग्नल पासेस थ्रू द, भाई यहाँ से शॉर्ट हो जाना, एसी पूरा बाईपास हो जाए इधर से, ठीक है। और यहाँ से पढ़िए 10 फॉर एसी आर ई डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आर ई तो भाई ओपन हो जाएगा एसी के लिए। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, तो भाई यहाँ पढ़िए ना भाई, लिखा ना इफ सी, लिखा ना इफ सी इज रिमूव्ड, अगर सी को हटा देते भाई द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर ग्रेटली रिड्यूस्ड भाई, क्यों भाई, क्योंकि सी हटा देंगे भाई तो आर ई आ जाएगा यहाँ पे, तो भाई डिनोमिनेटर बढ़ गया तो भाई वोल्टेज घट जाएगा मेरा, तो वही समय यहाँ पे लिखा हुआ। आगे बढ़ता है भाई, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे कि भाई जब हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं तो भाई वोल्टेज गेन क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक स्टेज नहीं है ना, 2 से 3 स्टेज हैं भाई। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का भाई गेन कैसे निकालेंगे। देखिए फिगर पे आते हैं, यहाँ पे फिगर आपका बेटर तरीके से बना हुआ है। देखिए भाई मान लेते हैं भाई फर्स्ट स्टेज में जो आपने इनपुट दिया, देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टेज 1, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं स्टेज 1 का जैसे गेन क्या होता है भाई, गेन को मैं G1 बोल देता हूँ, गेन क्या होता है V2 बटा V1, कोई दिक्कत है। तो भाई यहाँ से बताइए V2 कितना आएगा, V2 मतलब फर्स्ट स्टेज का आउटपुट कितना बनेगा, G1 इंटू V1 भाई, क्लियर है। अब ये जो फर्स्ट स्टेज ने आपको भाई यहाँ पे आउटपुट दिया वही तो आपका सेकंड स्टेज का इनपुट बनेगा, यानी ये जो V2 है ना, V2 ये इनपुट बनेगा भाई, इनपुट किसके लिए, इनपुट ऑफ स्टेज 2, ठीक है भाई। तो फिर से लिखते हैं भाई, मान लेते हैं सेकंड स्टेज का जो गेन है वो G2 है, तो G2 इक्वल टू क्या हो जाए बताइए, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वाले V3 है भाई, और इनपुट वोल्टेज तो भाई यही होगा V2, तो यहाँ से V3 बताइए, V3 क्या हो जाएगा आपका G2 इंटू V2 भाई, कोई दिक्कत है। V2 का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, G2 इंटू V2 का मान पुट कीजिए, G1 इंटू V1, कोई दिक्कत है। तो ये आ गया मेरा V3 भाई। अब ये जो V3 है मतलब सेकंड स्टेज का जो आउटपुट मिला वो मेरे को V3 मिला भाई, तो यही V3 क्या बनेगा, थर्ड स्टेज का इनपुट बनेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ये जो V3 है ये इनपुट की तरह बिहेव करेगा, इनपुट फॉर स्टेज 3। तो भाई मान लेते हैं स्टेज 3 का जो गेन है भाई वो मान लें G3 है, तो क्या हो जाएगा, गेन बराबर क्या होता है आउटपुट वोल्टेज भाई, आउटपुट वोल्टेज मान लेते हैं मेरा V4 मिल रहा है और इनपुट वोल्टेज क्या हो जाए V3 हो जाए भाई। यहाँ से V4 का मान बताइए, तो V4 का कितना हो जाएगा G3 इंटू V3, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे G3 का मान पुट कर देते हैं, ये वाला यानी V3 का मान, G3 तो वैसे रहेगा, V3 का मान कितना है G2 इंटू G1 इंटू V1 भाई, कोई दिक्कत है बताइए। ये मेरा V4 है, यानी यहाँ पे आते हैं, अब मैं ओवरऑल देख रहा हूँ भाई, ओवरऑल मतलब यहाँ से फर्स्ट स्टेज जो इनपुट दिया और आउटपुट का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिला मेरे को V4 मिला और यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज दिया मेरा V1 था भाई। तो ओवरऑल मैं वोल्टेज गेन देख रहा हूँ, लिखते हैं ओवरऑल,
ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा कितना है V4 बटा इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है V1 है भाई। तो V4 का देखिए तो V4 का मेरा वैल्यू है ना G3 इंटू G2 इंटू, इसको अरेंज करके लिखते हैं, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू यहाँ पे एक है V1। ठीक है भाई, और डिवाइडेड बाय नीचे V1 में भाई इनपुट वोल्टेज तो V1 ही दिया था, तो V1 कट जाए तो ओवरऑल गेन कितना है आपका, गेन आता है आपका G1 इंटू G3 इंटू G2 इंटू G3। ये मेरा भाई वोल्टेज गेन आ गया मल्टी स्टेज का। अगर इसमें और फर्दर स्टेज लगे होते हैं डॉट 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 कर देते भाई गुना करके, है ना, तो G1 G2 G3 इस तरीके से आपका गेन आता है भाई। वही चीज़ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अभी लिखा था ना आपका, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए यहाँ पे, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे पहला था गेन के बारे में भाई। तो गेन के बारे में देखिए तो इसने डायरेक्ट बता दिया ना यहाँ पे कि भाई जो गेन होगा कितने के बराबर होगा, G1 इंटू G2 इंटू G3 के बराबर। क्लियर है। अब आते हैं भाई, यही चीज़ आपका यहाँ पे नीचे में बनाया भाई, नीचे में देखिए यहाँ पे समझा रखा है इसने। ठीक है, तो आउटपुट है तो फर्स्ट स्टेज क्या हो जाए अभी जस्ट समझाना, तो ओवरऑल देखिए ये आ गया, V कट जाए भाई। ये आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म था भाई वो था आपका वोल्टेज गेन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भाई। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है समझिए पहले। सबसे पहले भाई आप इस डायग्राम को देखिए, हम लोग को पता है भाई, हम लोग को ऑलरेडी पता है, लास्ट वाले चैप्टर में भाई बहुत कुछ आपको बताया था। अगर आप स्किप कर रहे हैं लेक्चर तो भाई कोई बेनिफिट नहीं होगा, फंस जाइएगा आप। एक भी लेक्चर स्किप नहीं होना चाहिए भाई। ओके, समझिए कि भाई अगर हम लोग इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाए, लास्ट वाला सेशन बताया था ना भाई, हम लोग DC एनालिसिस करते हैं और AC एनालिसिस करते हैं भाई। तो अगर इसका AC एनालिसिस करते हैं तो AC एनालिसिस में क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा भाई, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर वो शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं कि भाई सबके लिए शॉर्ट। समझिए भाई, ये जो सी लगा यानी कैपेसिटर लगा भाई, तो यहाँ पे इसके चलते रिएक्टेंस आएगा ना। AC एनालिसिस करेंगे तो AC के लिए भाई ये रिएक्टेंस शो करेगा ना। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है 1/2πfc। सही बात है। तो भाई अगर मेरा सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, सोचिए सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भाई मान लेते हैं, केस 1 लेते हैं, केस 1 में भाई मान लेते हैं सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मेरा लो है। ठीक है भाई, लो फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी लो है भाई तो इसका मतलब क्या, XC मेरा लार्ज होगा, और XC अगर लार्ज है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे इसको XC की तरह दिखाइए, रिएक्टेंस शो कर रहा है भाई। इसका मतलब क्या, फर्स्ट स्टेज का जो भी आपका आउटपुट होगा भाई, ठीक है, यहाँ से भाई IC आएगा ना। क्लियर है। तो IC इधर से जाएगा, ये शॉर्टेड बिहेव कर रहा है ना, मतलब प्योर शॉर्टेड नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा। फ्रीक्वेंसी कम है तो भाई रिएक्टेंस लार्ज होगा। इसका मतलब क्या कि भाई ये कलेक्टर करंट को, यानी फर्स्ट स्टेज का जो कलेक्टर करंट है, फिर जो भी आउटपुट करंट मिल रहा है भाई वो सेकंड स्टेज में नहीं जान देगा, फिर जाने भी देगा तो भाई यहाँ पे ड्रॉप होगा। क्लियर है। आपका जो सिग्नल है ना भाई वो एक तरीके से एट्यूनेट कर जाएगा। एट्यूनेट का मतलब क्या होता है, जैसे भाई अगर ये 100% यहाँ पे मिल रहा है तो 100% का भाई 100% कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, दूसरे स्टेज के बेस में नहीं पहुँच पाएगा भाई। क्लियर हुआ। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा ना कुछ। समझ में आया बात को। वही अगर अभी हम लोग बात करेंगे भाई, अभी बस आप रफली आइडिया लीजिए इसको। केस 2 की अगर बात करें, केस 2 में भाई मान लेते हैं मेरा जो सिग्नल है इसका फ्रीक्वेंसी हाई है भाई, फ्रीक्वेंसी हाई है। तो अगर भाई मेरा फ्रीक्वेंसी इस बार हाई है तो भाई XC मेरा कम हो जाएगा, और XC कम होगा तो सीधी सी बात है इसमें भाई फिर ये अलग तरीके से रिएक्टेंस दिखाएगा। समझ गए। तो ओवरऑल समझना भाई कि फ्रीक्वेंसी पे जो है आपका रिएक्टेंस डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो टोटली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं, जैसे भाई मान लेते हैं मेरे पास 5 मिनट का, ध्यान समझिए, 5 मिनट का एक म्यूजिक है भाई, या फिर कोई सॉन्ग है मेरे पास। तो भाई ये जो 5 मिनट का म्यूजिक है, तो मुझे बस ये बताइए क्या इसके अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगा? नहीं भाई। म्यूजिक क्या है भाई, म्यूजिक का मतलब क्या होता है, हम लोग जिसको सुन सके, जो कान आपका भाई पकड़ सके। तो हम लोग का मतलब सुनने वाला जो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज भाई, यही तो हम लोग के कान का रेंज है। क्लियर हुआ। यानी ये जो 5 मिनट का म्यूजिक होगा भाई, तो इस 5 मिनट के म्यूजिक के अंदर कहीं पे आपका हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होगा, कहीं पे लो फ्रीक्वेंसी होगा भाई म्यूजिक है ना, म्यूजिक को अगर भाई ग्राफ में उतारना चाहेंगे भाई कुछ इस तरीके ऐसे बनेगा ना भाई, समझ में बात को, इस तरीके का बनेगा।
तो कहीं लो फ्रिक्वेंसी, कहीं हाई फ्रिक्वेंसी भाई, कहीं पे बेस ज़्यादा है, कहीं पे भाई आपका बेस कम होगा। क्लियर है? या फिर आपने कभी एम्पलीफायर देखा होता है, एम्पलीफायर में भाई वो ब्लिंकिंग लाइट होता है ना, एलईडी लगा होता है, तो म्यूजिक के फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसका लाइट जलते रहता है ना भाई। क्लियर है? तो भाई मेरा कहना है कि भाई ये जो म्यूजिक है ना आपके पास 5 मिनट का, इसके अंदर भाई 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के एक तरीके से सिग्नल होंगे। क्लियर हुआ? अब इस म्यूजिक को भाई आप क्या करना चाहते हैं? एम्पलीफाई करना चाहते हैं। मतलब भाई डीजे, आप सोचिए ना, जो डीजे होता है भाई कितना लाउड बजता है, तो सोचिए भाई कि उसमें कितना ताकतवर एम्पलीफायर लगा होगा। और वही अगर आप सेम म्यूजिक अपने मोबाइल में बजाए भाई, तो आपका मोबाइल हल्का फुल्का लाउड बजेगा भाई, लेकिन डीजे के मुकाबले सोचिए ना भाई कि आपका मोबाइल कितना धीमा बजता है। तो आपको इस 5 मिनट के म्यूजिक को भाई आपको एक तरीके से डीजे में प्ले करना है, यानी आप एम्पलीफायर में 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक वाला एक तरीके से सिग्नल डाल रहे हैं। ठीक है? तो भाई कभी मेरा फ्रीक्वेंसी लो है, कभी फ्रीक्वेंसी मेरा हाई है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये जो आपका कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है इसका रिएक्टेंस बार बार चेंज होगा भाई। समझ रहे हैं? इनका रिएक्टेंस बार बार चेंज होते रहेगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, यहां से आइडिया लगा होगा आपको। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेरे को यहां पे समझना बहुत जरूरी है भाई। तो देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का यहां पे ग्राफ देखिए। सबसे पहले ग्राफ समझते हो, थ्योरी पढ़ते भाई। एक्स एक्सिस पे भाई हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को दिखा रखा है, और वाई एक्सिस पे भाई हम लोगों ने वोल्टेज गेन को दिखा रखा भाई। क्लियर है? तो अब देखिए भाई जैसे से मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मतलब ये 0 है ना, तो भाई जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, वैसे देखिए तो गेन भी मेरा बढ़ रहा है ना भाई, वोल्टेज गेन मेरा बढ़ रहा है, देख रहे हैं, गेन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे भाई इस पॉइंट पे इसने बोला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है मेरा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है मैक्सिमम गया है। उसके बाद अगर आप फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो भाई गेन मेरा घटना स्टार्ट हो गया है। क्लियर हुआ? तो अब देखिए भाई कि जो मेरा वोल्टेज गेन है ये एक तरीके से कांस्टेंट नहीं है भाई, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं वहां पे गेन मेरा मैक्सिमम है, और उसके नीचे या फिर भाई ऊपर जाते हैं तो भाई हम लोग का गेन एक तरीके से घट रहा है। अब सोचिए भाई, वापस आते हैं यहाँ पे, सोचिए कि भाई मेरे पास जो 5 मिनट का म्यूजिक है ना, इसका भाई जैसे कहने का क्या मतलब है ना भाई, यहां पे समझिए कि भाई लो फ्रीक्वेंसी जो है, लो फ्रीक्वेंसी इसको मान लेते हैं भाई, लो फ्रीक्वेंसी, ये सब मेरा लो फ्रीक्वेंसी है इतना दूर तक, और इधर मेरा हाई फ्रीक्वेंसी है भाई, इसको मैं रेफरेंस मान ले रहा हूं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। तो भाई लो फ्रीक्वेंसी पे भाई वोल्टेज गेन मिल ही नहीं रहा ना, वोल्टेज गेन बहुत कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या, जो 5 मिनट का म्यूजिक है भाई उसमें जो लो फ्रीक्वेंसी वाले आवाज होंगे, जिनका फ्रीक्वेंसी लो होगा, तो भाई वो तो एम्पलीफायर उसको भाई उसके स्ट्रेंथ को राइज ही नहीं कर पाएगा ना। समझ गए? गेन का मतलब क्या होता है, वोल्टेज गेन का मतलब क्या होता है भाई, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना। तो भाई जो लो फ्रीक्वेंसी वाले म्यूजिक हैं उसके अंदर, या फिर कहिए जो भी होगा भाई आवाज ये सब, तो भाई उसका आपको एम्पलीफिकेशन हो ही नहीं पाएगा भाई। और जो हाई फ्रीक्वेंसी होगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी का भी एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, कि भाई इसका गेन कम है एक तरीके से। समझ गए? सिर्फ जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होगा भाई, है ना, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, वही सिर्फ म्यूजिक क्या होगा, आपको लाउड सुनाई देगा, वही उतना ही दूर का भाई आपको एक इंस्टेंट जो है लाउड सुनाई देगा, बाकी सब में क्या होगा, आवाज दब जाएगा भाई। क्लियर हुआ? बताइए अब इसको पढ़िए आप, लिखा ना, द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर वेरी विथ अ सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सिग्नल मतलब म्यूजिक की बात हो रही भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं ताकि हम लोग बेटर तरीके से समझ सके। क्लियर है? तो ये भाई एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है वो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी कम है तो भाई कम गेन है, हाई है तो उस समय भी वोल्टेज गेन कम है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। आगे बढ़ते हैं। इट इज बिकॉज रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द सर्किट चेंजेस विद सिग्नल फ्रीक्वेंसी। अभी जस्ट समझा दिया भाई, जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उसका रिएक्टेंस चेंज हो रहा है भाई। समझ गए? अब देखिए रिएक्टेंस चेंज होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पे भाई। मुझे एक चीज बताइए ना, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी भाई लो फ्रीक्वेंसी भी बज रहा है, म्यूजिक में लो फ्रीक्वेंसी आ रखा है, तो भाई फ्रीक्वेंसी मेरा अगर लो है तो भाई रिएक्टेंस लार्ज होगा, रिएक्टेंस लार्ज होगा, मतलब क्या भाई, ये सिग्नल को जाने नहीं देगा ना भाई। समझ गए? कुछ सिग्नल ही, मतलब थोड़ा बहुत सिग्नल एक तरीके से बाईपास होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जा पाएगा भाई, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जा पाएगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा भाई ये। क्लियर? वही तो बोल रहा, आवाज दब जाएगा भाई। ठीक है, इसको आप थोड़ा फुर्सत में सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है हैंस अफेक्ट द आउटपुट वोल्टेज भाई। ठीक है, यानी जो आपको म्यूजिक सुनाई देगा भाई, कहीं कहीं बहुत लाउड बजेगा और कहीं कहीं भाई एकदम आवाज दब जाएगा।
तो सोचिए भाई कितना इरिटेट हो जाइएगा आप, है ना। कभी बहुत तेजी से हो रहा है आवाज और कभी बहुत एकदम दब जा रहा है भाई आवाज, इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। तो पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कर्व बिटवीन द वोल्टेज गेन एंड द सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीफायर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, फिगर शो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ टिपिकल एम्पलीफायर। द गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा वैसे गेन बढ़ रहा है भाई, ये गेन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम जीरो टिल इट बिकम मैक्सिमम, जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम होता है। आगे बढ़ते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लिखा ना, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इंक्रीजेस बियॉन्ड, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं भाई तो फिर से मेरा वोल्टेज गेन घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये लिखा द परफॉर्मेंस ऑफ एम्पलीफायर डिपेंड, लिखा ना, टू कंसिडरेबल एक्सटेंट अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स व्हाइल डिजाइनिंग एन एम्पलीफायर एप्रोप्रिएट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट द गेन इज। देखिए भाई, हम लोग अगर एम्पलीफायर डिजाइन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या चाहेंगे भाई, हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि भाई हम लोग को यहाँ पे जो वोल्टेज गेन मिले, मतलब यहाँ पे मैं एडवांस बना रहा हूँ कि भाई इस ग्राफ को मैं कुछ इस तरीके में कन्वर्ट करना चाहता हूँ भाई, छोटा बनाते हैं, इस तरीके में कन्वर्ट करना चाहता हूँ भाई, क्लियर है। यानी यहां से लेके यहां तक, ये भाई मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी मेरा f1 है और ये मान लेते हैं f2 है भाई। तो यहां से लेके यहां तक क्या मिल रहा है मेरे को, ये वोल्टेज गेन का है आपका, कांस्टेंट गेन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भाई। यानी f1 से लेकर के f2 तक जो भी आपका, जैसे भाई मान लेते हैं f1 मेरा 20 हर्ट्ज है और ये भाई मान लेते हैं मेरा 20 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब क्या कि भाई अगर मेरे पास कोई भी ऑडियो सिग्नल है यानी म्यूजिक है और अगर भाई मैं इस तरीके का ग्राफ अचीव कर लेता वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो सीधी सी बात है भाई, इतने दूर में भाई मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है ना, सॉरी वोल्टेज गेन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसमें भाई फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज का जाए या फिर भाई आपका 20 किलो हर्ट्ज का जाए, इसके बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, सबके लिए बराबर बराबर एक तरीके से एम्पलीफिकेशन करेगा भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको म्यूजिक बिल्कुल लाउड और बिल्कुल स्मूथ सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि भाई कभी आवाज तेज हो रहा है कभी आवाज दब जा रहा है, ऐसा नहीं होगा भाई, समझ में आया। क्योंकि इतने दूर तक क्या है, बिल्कुल फ्लैट है भाई वोल्टेज गेन, यानी लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को भी उतना ही एम्पलीफाई करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी वाले को उतना ही एम्पलीफाई करेगा भाई। ये कहना चाहता हूं मैं, क्लियर है। तो वही लिखा है भाई, जब भी हम लोग डिजाइन करेंगे, लिखा ना, व्हाइल डिजाइनिंग एन एम्पलीफायर अप्रोप्रिएट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द गेन इज इसेंशियली यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है भाई, ओवर सम स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। फॉर इंस्टेंट इन केस ऑफ एन ऑडियो एम्पलीफायर मतलब क्या, जो हम लोग म्यूजिक को भाई एम्पलीफाई करना चाहते हैं उसकी बात हो रही है। ऑडियो एम्पलीफायर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो भाई ये वाला फ्रीक्वेंसी आपको याद रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज वाला, यानी ऑडियो सिग्नल। तो ही बोल रहा भाई, इन केस ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई स्पीच और म्यूजिक, इट इज नेसेसरी दैट ऑल फ्रीक्वेंसी इन द साउंड स्पेक्ट्रम, कहां से ले कहां तक, 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, शुड बी यूनिफॉर्मली एम्पलीफाइड, अदरवाइज स्पीकर विल गिव डिस्टॉर्टेड साउंड आउटपुट भाई। यानी कोई भी म्यूजिक को अगर आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं भाई, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने फ्रीक्वेंसी आएंगे, 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक। तो ये पूरे स्पेक्ट्रम में भाई, ये पूरे स्पेक्ट्रम मतलब इस पूरे ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रम में जो भी आपका सिग्नल आ रहा है, ऑडियो सिग्नल, वो सबको क्या करेगा, इक्वली एम्पलीफाई करेगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ओवरऑल आते हैं भाई, थोड़ा सा आप पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर आपका चेंज कर दिया, टॉपिक चेंज हो गया है। यहाँ पे आने से पहले 1 मिनट रुकिए, इस पर पढ़ते हैं हम लोग। आपका गेन है ना भाई, गेन के बारे में यहाँ से आइए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से पढ़ते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, तो भाई अभी जस्ट मैंने को समझा बैंडविड्थ क्या होता है। ये जो अभी आपने वोल्टेज गेन और ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा भाई, तो मान लेते भाई ये फ्लैट बन रहा है, ऐसे समझिए, नहीं मेरा फ्लैट बन रहा है अभी, ठीक है। तो ये मेरा f1 है, ये मेरा f2 है भाई। तो यही तो मेरा ओवरऑल क्या है, जितने दूर में भाई ये कांस्टेंट रहा ना वोल्टेज गेन, तो भाई यहाँ पे बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, f2 माइनस f1 भाई, इसी को तो बैंडविड्थ बोलते हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इतना ही दूर के अंदर में क्या हो रहा है, मेरा वोल्टेज गेन फ्लैट हो रहा है। पढ़िए यहाँ से बोलते हैं द मैक्स, लिखा ना, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द वोल्टेज गेन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70.7% ऑफ द मैक्सिमम गेन इज नोन एज बैंडविड्थ भाई। थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का है भाई चैप्टर, आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर चेंजेस विथ फ्रीक्वेंसी। अभी जस्ट हमने बात किया ना भाई, यहाँ पे ग्राफ अभी जस्ट देखा ना, इस तरीके बना था ना भाई, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपका जो वोल्टेज गेन था अलग अलग था।
वही बोल रहा है रेफरेंट टू द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो कि अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, इट इज क्लियर दैट फॉर एनी फ्रीक्वेंसी लाइंग बिटवीन f1 एंड f2 द गेन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70 पॉइंट, भाई इस फिगर को देखें ना 11.7 का, यहाँ पे देखें, जैसे इसमें भाई एक पॉइंट ये ले लिया, अब यही वाला पॉइंट कैसे लिया भाई, ये वाला पॉइंट इस हाइट को क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, है ना भाई, सोचने वाली बात है ना, इस पर बात करते हैं। रेजोनेंस पढ़ा होगा तो भाई ये समझ में आ रहा होगा पहले से ही। देखिए भाई हम लोग का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, सही बात है। यहाँ पे जो हम लोग को गेन मिल रहा है इसको बोल दिया GM, मतलब मैक्सिमम गेन भाई, क्लियर है, ये मेरा मैक्सिमम गेन है। अब भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए बैंडविड्थ को कैसे डिफाइन किया जाता है भाई, जो भी मेरा मैक्सिमम गेन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो भी मैक्सिमम गेन मिल रहा है उससे हम लोग क्या आएंगे 3 dB पॉइंट नीचे आते हैं भाई, 3 dB पॉइंट नीचे, या फिर कहिए 1/√2 टाइम्स नीचे आते हैं भाई, क्लियर है, या फिर इसको हाफ पावर पॉइंट बोलते हैं ना, तो 1/2 टाइम्स नीचे आता है। मतलब इस पॉइंट पे जो भी आपको गेन मिल रहा है ना भाई, इसका आप आधा कीजिए, तो आधा करेंगे मतलब क्या, यहाँ पे भाई, क्लियर है भाई, ये कॉन्सेप्ट होता है, रेजोनेंस पढ़िएगा तब समझ में आएगा। रेजोनेंस नहीं पढ़ा है तो वीके मेहता वाले बेसिक इलेक्ट्रिकल में जाइए, उसमें चैप्टर नंबर 14 है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, उसमें सारा चीज बता रखा है भाई, क्योंकि ये प्रूफ होता है आपका, ठीक है भाई। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो गेन मिल रहा है मैक्सिमम मिल रहा है। अब भाई मुझे हाफ पावर पॉइंट एक तरीके निकालना है, फिर हाफ पावर पॉइंट को हम लोग 3 dB पॉइंट बोलते हैं भाई, तो भाई वो आएगा आपका GM का कितना 0.070 भाई, 0.070 का मतलब 1/√2 टाइम्स, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये प्रूफ होता है भाई, अभी अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल में चैप्टर नंबर 14 आप देखिए, पैरेलल रेजोनेंस या फिर सीरीज, कहीं ना कहीं बता रखा है भाई ये चीज, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम गेन मिल रहा है, वही अगर हम 3 dB पॉइंट नीचे आते हैं भाई, dB क्या होता है अभी बात करेंगे भाई इसमें, ठीक है ना। तो 3 dB पॉइंट आएंगे नीचे, तो भाई ये वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ पे भाई, हम लोग को जो गेन होगा कितना हो जाएगा 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, या फिर कहिए मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स भाई, 1/√2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इसको भाई ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं F1 यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं F2 यानी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भाई। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लेते हैं F2 माइनस F1 कर लेते हैं भाई, तो इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ, क्लियर है। तो ये सब आपका लिखा हुआ है, आगे बढ़ता है। लेकिन अभी ध्यान देना है भाई, ध्यान देना है कि भाई हम लोग जब एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे तो हम लोग को इस तरीके का नहीं चाहिए, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में इस तरीके का ग्राफ नहीं चाहिए हम लोग को भाई, इस तरीके चाहिए, इस तरीके का, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, आपका दिया होगा, देखिए हम लोग को इस तरीके चाहिए भाई, अभी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। इस तरीके चाहिए भाई, 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, ये देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है आपका, वोल्टेज गेन बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। तो जो भी हम लोग एम्पलीफायर बनाएंगे, खासकर ऑडियो एम्पलीफायर भाई, तो इतने से लेके इतने तक के रेंज में क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए भाई, क्लियर है। अब आते हैं, ठीक है ना भाई। तो बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब आप रेजोनेंस पढ़िएगा। अब आते हैं भाई कि डीबी क्या होता है, ठीक है ना भाई, डीबी क्या होता है इस पे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अभी तक हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट टर्म कवर किया भाई, एक है आपका वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब ग्राफ होता है किसके बीच में, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में भाई, ठीक है ना। अब आते हैं भाई डेसिबल के बारे में कि भाई डेसिबल क्या होता है। देखिए जो भी हम लोग गेन को डिफाइन करते हैं ना भाई, जैसे गेन क्या होता है, गेन बहुत लार्ज वैल्यू होता है भाई, 2 लाख 3 लाख 10 लाख 12 लाख इस तरीके से। तो भाई उतना बार बार नंबर लिखना चैलेंजिंग है ना। जैसे भाई मेगा को हम लोग कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, 10⁻6 लिखते हैं ना भाई मेगा। जैसे भाई मेगावाट, तो भाई मेगावाट को इस तरह लिखा जाता है। किलोवाट है तो किलोवाट को 10⁻3 लिखते हैं ना भाई। तो ये बहुत बड़ा नंबर है ना भाई, क्योंकि इसको अगर आप लिखेंगे ओपन करके तो भाई इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इसको लिखना हो तो भाई इस तरीके से लिखना पड़ेगा, समझे। तो जो हम लोग का गेन आता है ना भाई, जो वोल्टेज गेन करंट गेन, वो काफ़ी बड़े बड़े वैल्यू में आता है भाई, 1 लाख 2 लाख है ना भाई। तो उतना बड़ा नंबर हर जगह लिखना मेरे लिए चैलेंजिंग है। या फिर कैलकुलेटर में कभी डाल दिया भाई 1 0 छूट गया आपका, तो भाई गलती हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डीबी में कन्वर्ट करके लिखते हैं भाई, नहीं डेसिबल में लिखते हैं। और डेसिबल में ही क्यों लिखते हैं, इसका पीछे पहले रीजन समझिए। यहाँ पे देखिए भाई गेन को हम लोग कैसे डेसिबल में लिखते हैं, तो वही लिखा है डेसिबल गेन। बोलता है ऑल दो, ठीक है, ऐसा पढ़िए, ऑल दो द गेन ऑफ एम्पलीफायर कैन बी एक्सप्रेस एज नंबर। जो भी गेन आता है उसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन लिखा ना इट इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट टू असाइन इट यूनिट। द यूनिट असाइन इज अ बेल और डेसिबल। भाई देखिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ।
देखिए भाई पहले इसका कहानी समझिए कि भाई हम लोग को गेन को हमेशा डेसिबल में क्यों लिखना होता है, लिखा ना, बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो डेसिबल क्या होता है, सो डीबी में लिखते हैं भाई शॉर्टकट में। तो व्हाट इज, लिखा ना, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ डीबी एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोलता है डीबी इज बेसिकली ए यूनिट टू रिप्रेजेंट द लार्ज वैल्यू। किसी भी लार्ज नंबर को, किसी भी लार्ज वैल्यू को अगर आप भाई छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं तो भाई वहां पे हम लोग डीबी यूज करते हैं। बोलता है बेल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, यहां से पढ़ते हैं, लिखा ना बेल, जैसे डेसिबल आया ना भाई, तो डेसिबल मेरा छोटा यूनिट है और बेल जो है बड़ा यूनिट होता है, क्लियर है। तो बोलता है बेल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैज यूज्ड हिज ओन नेम टू रिप्रेजेंट द लार्ज वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्मॉल नंबर। मतलब किसी भी लार्ज वैल्यू को या फिर किसी भी लार्ज नंबर को भाई एक स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करने को ही हम लोग बोल रहे हैं बेल या फिर कहिए डेसिबल, ठीक है। और ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए अपने नाम पे ही भाई इसने रख दिया है। सो दिस इज द नीड ऑफ डेसिबल, विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट लार्ज वैल्यू गेन इनटू अ स्मॉल वैल्यू विच इज कॉल्ड डीबी, क्लियर है। जैसे यहाँ पे मान लेते भाई मेरे पास जो पावर है P1 भाई मान लेते 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट को ऐसे लिखेंगे भाई इतने के वॉट के बराबर होगा। P2 मान ले भाई, P2 मेरा कितना है, ये आपका एक इंटू 10⁻³ भाई 3 है, इसका मतलब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का ऐसा ओपन कर लिख सकते हैं, नहीं 1000 वॉट के बराबर है। तो अगर हमने यहाँ पे गेन की बात करें, पावर गेन क्या होगा भाई, पावर गेन क्या होगा, ये हो जाएगा P2/P1 भाई, ठीक है ना, ये सही कर लिया, P2/P1 को हम लोग पावर गेन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे, ठीक है। तो पावर गेन क्या है भाई, P2 है ना, तो P2 कितना है मेरा, एक मिनट भाई यहाँ पे उल्टा हो रखा है, रिप्रेजेंटेशन उल्टा कर दिया भाई मैंने, P1 P2 आप सही कर लीजिएगा, इसको भाई आप P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको आप P2 कर लीजिए, इसको P1 कर लीजिए भाई, ठीक है। तो P2/P1 होता है भाई, P2 क्या है मेरा, इतना है, ठीक है, तो इतना लिख दिया, और P1 क्या है भाई, P1 मेरा ये इतना लिख दिया भाई, कट के कितना है 1000। तो भाई ये मेरा गेन आया ना, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है ना 1000, क्लियर है। और यूनिट लेस क्वांटिटी, ये भी वॉट में, ये भी वॉट में कट जाए तो हमेशा यूनिट लेस क्वांटिटी होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा ना, अभी जो पावर गेन आया भाई 1000 आया, बोलता है सो द पावर गेन हैज अ वैल्यू ऑफ 1000, एपी का मतलब भाई पावर गेन शॉर्टकट में लिखते हैं 1000 आया, विच इज यूनिट लेस। नाउ लुक एट दिस वैल्यू 1000, लिखा ना भाई, लुक एट दिस वैल्यू 1000 इज मच बिगर एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल इट। हैंडल इट मतलब इसको हैंडल करना मुश्किल है, क्यों भाई, टू राइट इट, कभी भी राइट करेंगे भाई तो 1003 लिखना पड़ेगा। टू यूज इट इन कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में भाई वैल्यू पुट करना, तो वहां पे भी हम लोग को भाई टाइम पास हो जाएगा। इन मेजरमेंट्स एंड इन न्यूमेरिकल्स एंड सो ऑन, मतलब इसका बहुत जगह यूज है ना भाई, ये जो गेन है इसको डिफरेंट जगह आप यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं, लिखने में यूज कर रहे हैं ना भाई, तो ये हम लोग के लिए थोड़ा हेडेक हो जाता है। सो आई वांट इट टू रिप्रेजेंट इट बाय अ स्मॉल वैल्यू, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच साइंटिस्ट बेल एक्चुअली गेव अस भाई। ही टोल्ड अस हाउ यू कैन कन्वर्ट अ लार्ज वैल्यू गेन या फिर कहीं लार्ज वैल्यू नंबर इनटू अ स्मॉल वैल्यू विच इज कॉल्ड डेसिबल भाई, क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या लिखा ना, स्टेप 1 में यहाँ पे देखिए स्टेप 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक, हम लोग को लिखना है लॉग, और यहाँ पे बेस 10 है भाई, और यहाँ पे लिखना है P2/P1, ये हमेशा एरर हो गया भाई, P2/P1 हो गई, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेल भाई, आप सीधे से लिखिए 1 बेल जो होता है ये 10 डेसिबल के बराबर होता है भाई, क्लियर है। बेल मेरा बड़ा यूनिट है और डेसिबल मेरा छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो लॉग बेस 10 P2/P1 को हम लोग बेल बोलेंगे, यानी ये 1 बेल के बराबर है भाई, क्लियर है। अब इस बेल को भाई मुझे डेसिबल में लिखना है, तो यहाँ पे देखिए तो 1 बेल इक्वल टू क्या होता है, 10 dB के बराबर है, 10 डेसिबल के बराबर होता है, इसका मतलब क्या, तो लिखा है ना स्टेप 2 क्या है, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 10 विथ लॉग, यानी आपका ये जो वैल्यू भाई ये बेल में है ना भाई, तो बेल को मुझे डेसिबल में लिखना है, तो भाई 1 बेल इक्वल टू कितना है 10 dB के बराबर है ना, तो यहाँ पे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये वाला वैल्यू जो है ना भाई, ये वाला वैल्यू इसके आगे बस 10 से गुना कर दीजिए, तो किस में बदल जाएगा, ये बेल से डेसिबल में बदल जाएगा भाई। तो वही चीज़ है 10 लॉग, ये हो जाएगा P2/P1, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, डेसिबल पे, यहाँ पे एरो लगा दिखा ना, डेसिबल के बराबर हो जाएगा, क्लियर है भाई, यानी इतना हो जाएगा आपका dB के बराबर,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा ना वाई यू आर मल्टीप्लाइंग बाय लॉग, भाई लॉग से हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन है, बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिबल। भाई तो वही है कि भाई 1 बेल इक्वल टू होता है, मतलब ये 10 log बेस 10 P2 बटा P1 जो होता है 1 बेल के बराबर, तो भाई इसको डीबी डालते 10 गुना कर दिया हम लोगों ने। और ओवरऑल देखिए भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप थोड़ा सा देखिए कि भाई लॉग, ठीक है ना, लॉग मतलब आप लॉग पढ़िएगा ना, लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है भाई, लॉग का एक्चुअल मीनिंग समझिएगा ना। तो जैसे भाई इसका थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लेते मेरे पास एक चार्ट पेपर है भाई, चार्ट पेपर या फिर A4 साइज वाला पेपर है भाई मेरे पास, A4 साइज वाला पेपर, और इस A4 साइज वाले पेपर पे आपको ये मान लेते हैं 1500 स्क्वायर फीट का आपके पास जमीन है, और उस जमीन का आपको नक्शा बनाना है भाई, समझ गए, या फिर कहिए ऐसा समझिए, ऐसे नहीं समझ पाता, ऐसा समझिए भाई मेरे पास एक प्लॉट है, मतलब एक प्लॉट है कितना भाई, कितना भाई मान लीजिए 30 फीट है, और ये मान लेते भाई ये भी 30 फीट है, 30 फीट बाई 30 फीट का मेरे पास क्या है, एक प्लॉट है, और उसमें मुझे घर बनाना भाई। यानी अब घर बनाने से पहले क्या करना, नक्शा बनाना भाई। लेकिन नक्शा बनाने के लिए आपके पास क्या है, A4 साइज वाला पेपर है भाई। तो A4 साइज वाले पेपर में भाई जब भी आप रूम बनाएंगे, है ना, कोई भी रूम किचन ये सब हॉल ये सब बनाएंगे भाई, तो जैसे मान लेते एक दीवार आपने खींचा भाई, तो ये दीवार जो है आपको भी भाई A4 साइज में 30 फीट का लेंथ दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते भाई। तो आपको यहाँ पे स्केलिंग करना पड़ता है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ भाई कि मैं यहाँ पे 10 फीट को, यानी 10 फीट को मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बराबर बोल रहा हूँ भाई। तो अगर मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 30 फीट को बता देगा। समझ ना, स्केलिंग करते 10 फीट मतलब 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लाइन खींचो तो भाई वो 30 फीट के बराबर होगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से भाई हम लोग स्केलिंग करते हैं। भाई मेरे पास चार्ट पेपर छोटा सा है ना, और उसमें भाई बहुत बड़े एरिया का मुझे नक्शा बनाना, तो उसको बोलते हैं स्केलिंग करना भाई। तो लॉग यही तो कर रहा है। लॉग क्या करता है, एक बहुत बड़े नंबर को भाई छोटे नंबर में स्केल अप कर देता है भाई। क्लियर हुआ। और लॉग का मतलब कुछ नहीं, लॉग का भाई रिलेशन होता है एक्सपोनेंशियल टर्म में। लॉग को आप एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। क्लियर है। तो अभी फिलहाल के लिए समझिए कि भाई जब भी आपसे पावर गेन पूछेगा, पावर गेन निकालना है, तो सीधे फॉर्मूला था 10 log बेस 10, ये हो जाएगा पावर गेन यानी P2 बटा P1। ठीक है भाई। और ये हमेशा किस में है, dB में मिलेगा भाई। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो वही लिखा भाई log बेस 10 P2 बटा P1 इक्वल टू बेल होता है, यानी 1 बेल के बराबर है भाई। और वही अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे आगे में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। P2 बटा P1 ये आपका डेसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब। तो हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया ना, हम लोग का जो पावर आया यहाँ पे, पावर गेन कितना आया, P2 था मेरा 1 मेगावाट और ये था आपका 1 किलोवाट, तो भाई दोनों सॉल्व तो 1000 आया भाई। तो ये तो 1000 क्या है, नॉर्मल वैल्यू है ना, इसको भाई मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डीबी में कन्वर्ट करना है भाई। तो मैंने फार्मूला यूज किया भाई कि जो पावर गेन होता है कितने के बराबर होता है, 10 log बेस 10, और यहाँ पे पावर गेन यानी P2 बटा P1 का मान कितना है, 1000 पुट कर दिया। क्लियर है। तो भाई ये आगे में तो 10 है, कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लाई, तो मुझे बस इसका वैल्यू निकालना है भाई। तो इसका वैल्यू निकालते यहाँ पे लिख दिया मैंने log बेस 10 और ये आपका 1000 है इक्वल टू x मान लिया भाई। तो log का प्रॉपर्टी होता है भाई, यानी आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, log से एक्सपोनेंशियल में जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि भाई ये 10 का पावर यहाँ पे क्या है, 1000 है ना भाई, तो जो पावर में होगा ना उसको इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं भाई। तो 10 का पावर यहाँ पे 1000 है, तो 1000 को भाई उस साइड में भेजेंगे। क्लियर है। सिंपल याद रखना है, जो पावर में होता है ना भाई, जैसे 10 का पावर 1000 है, तो जो आदमी पावर में होता है उसको भाई हमेशा क्या मिलता है, एक अलग पोजीशन मिलता है भाई। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, अकेले रहना चाहता है भाई। क्लियर है। इसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। तो भाई 10 का पावर 1000 था, तो 1000 को उधर भेज दिया, देखिए 1000 इधर कर दिया हम लोगों ने, और जो x था ये x इधर से उठ करके ये 10 का पावर बन जाएगा। क्लियर हुआ भाई। तो पावर को उधर भेज दिया, इधर वाले x को इधर भेज दिया भाई, वही लॉग अपने आप हट जाता है, इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना। तो अब सोचिए भाई कि 10 का पावर मैं यहाँ पे क्या रखूँ भाई, 1000 के बराबर हो जाए। तो सीधी सी बात है, 10 का पावर आपको यहाँ पे अगर 3 रखते हैं, 10 का पावर 3 को तो 1000 बोलते हैं ना भाई, समझ में आया। क्लियर हुआ। तो भाई यहाँ पे देखिए 10 का पावर x था इक्वल टू 1000 के बाद x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा भाई। x का पावर 3 रखिएगा, मतलब 10 का पावर 3 रखे तो 1000 के बराबर, इसलिए यहाँ से x का मान 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान आपने कहाँ पुट किया था, यहाँ पे ना भाई, ये x का मान है ना, यानी log बेस 10 1000 का मान x माना था, और x का मान अभी जस्ट निकाला ना आपने 3, यानी इस पूरे वैल्यू का 3 के बराबर है भाई। नहीं आता है कैल्शियम आप डाल दीजिए, ठीक है भाई, नहीं तो सीखिए आप ये सब। तो देखिए ये 10 था भाई, आगे मल्टीप्लाई को ऐसे छोड़ रखा है, तो इस पूरे टर्म का मेरे को वैल्यू मिला यहाँ पे 3। तो 10 गुना 3 क्या, तो
30 dB आ गया भाई। तो सोचिए मेरे पास जो गेन था भाई वो 1000 था, लेकिन भाई इस 1000 को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक छोटे नंबर में लिख दिया भाई, 30 dB में कन्वर्ट करके लिख दिया भाई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डीबी का भाई, कि बहुत लार्ज नंबर को आप एक छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देते। वही लिखा ना, पढ़िए इसको, लिखा ना भाई, इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू एज कम्पेयर टू 1000। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डीबी भाई, ये हम लोग का बेनिफिट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे डीबी में, करंट गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग को पता है पावर का फॉर्मूला V²/R होता है भाई। रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है हम लोग का, मतलब दोनों केस के लिए P1 P2 दोनों के लिए भाई हम लोगों को। तो P1 कितना होगा बताइए, P1 और V1 का स्क्वायर बटा P2 हो जाएगा V2²/R। कोई दिक्कत है। अब इसको भाई मुझे डीबी में कन्वर्ट करना, तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा बताइए, 10 log, यहाँ पे बेस 10 होगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे V2/V, मतलब P2/P1 होगा ना भाई। भाई यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज़ किया ना भाई, पावर वाला फॉर्मूला ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पावर गेन का फॉर्मूला पड़ा ना। अब इसको, लेकिन भाई अब बोलिए वोल्टेज गेन के टर्म में कैसे लिख रहे हैं भाई, इसको ये रखिए ना, इसको हटाइए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम लोगों ने अभी पावर गेन का फॉर्मूला पढ़ा ना भाई, क्या पढ़ा आपने, 10 log बेस 10, यहाँ पे था P2/P1, सही बात है। तो ये हो जाएगा 10 log बेस 10, P2 कितना है भाई, P2 है मेरा V2² डिवाइडेड बाई P1 कितना है, P1 है मेरा V1² डिवाइडेड R। कोई दिक्कत है तो R कट जाएगा भाई, बचे क्या 10 log बेस 10, ये हो जाएगा V2/V1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी होता है, जो पावर होता है ना आगे आ जाता है भाई, तो 2 इंटू यहाँ पे 10 पहले से था भाई, log बेस 10, ये हो जाएगा V2/V1। तो 2 इंटू 10 करेंगे कितना हो, 20 हो जाएगा log बेस 10, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आ गया भाई V2/V1। तो V2/V1 को क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं भाई। इसलिए यहाँ से जो पावर गेन आप लेके आ रहे थे ना, ये सीधे सीधे वोल्टेज गेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब नहीं समझ में आता तो सीधे फॉर्मूला याद रखिए, वोल्टेज गेन जो होता है आपका 20 log बेस 10 V2/V1 के बराबर होता है भाई। क्लियर है। उसी तरीके से आप करंट गेन भी निकाल सकते हैं भाई। तो इस फॉर्मूले को हम लोग फिर से उठाते हैं भाई। पावर गेन क्या था अभी आपका, 10 log बेस 10, ये था आपका P2/P1। तो भाई इस बार जो है मैं P1 और P2 को ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। P1 को भाई मान लेते हैं I1² R कर सकते हैं, P2 को भाई I2² R कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कांस्टेंट मान चलो दोनों केसेस के लिए इनपुट आउटपुट का। तो बताइए भाई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 log बेस 10, P2 का क्या लिख सकते हैं, I2² इंटू R डिवाइड P1 का क्या लिख सकते हैं, I1² इंटू R। R कट जाएगा भाई, तो ओवरऑल क्या आएगा 10 log बेस 10, ये हो जाएगा I2/I1 का होल स्क्वायर। और अगेन इसका पावर है भाई, तो लॉग का पावर जो है आगे आ जाता है, तो ये पावर आगे आ जाएगा, यानी ये 20 बन जाए, 10 2 करें तो 20 log बेस 10, और ये क्या हो जाएगा I2/I1 भाई। तो I2/I1 क्या बोलते हैं, करंट गेन, इसलिए भाई इसको हम लोग करंट गेन कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यानी वोल्टेज गेन और करंट गेन में क्या होता है, आगे में 20 होता है भाई। ये 20 कैसे हो जाता है, अभी जस्ट समझा है कि भाई यहाँ पे जो पावर था आगे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट गेन में हमेशा 20 होगा आगे में, लेकिन वही पावर गेन की बात करें तो पावर गेन में हमेशा यहाँ पे सिर्फ 10 होता है भाई, 10 log बेस 10 P2/P1। क्लियर है। ठीक है भाई, तो ये सब हम लोगों ने समझ लिया। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है, करंट गेन का फॉर्मूला भाई। ठीक है, और 1 बैल इक्वल टू होता है 10 log बेस 10 P2/P1। ठीक है, ये सब अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, या फिर आप इसको याद कर लीजिए, 1 बैल इक्वल टू होता है 10 dB के बराबर भाई। तो यहाँ से dB क्या हो जाएगा 1/10 बैल। अब आता है मल्टी स्टेज। तो भाई मल्टी स्टेज में क्या हो जाए बताइए, मल्टी स्टेज में भाई अभी जस्ट हम लोगों ने गेन देखा ना, अभी जस्ट हम लोगों ने गेन, ओवरऑल गेन क्या था भाई, G1 G2 G3 है ना, डॉट डॉट डॉट। तो भाई ये तो नंबर है ना, एक्चुअल नंबर इसका, इसको भाई मुझे डीबी में कन्वर्ट करना है। तो डीबी में कन्वर्ट करना है मतलब क्या होगा बताइए, देखिए यहाँ पे। तो भाई देखिए हम लोग को पता है मल्टी स्टेज का गेन पता ना, ये होता है आपका, कोई दिक्कत है भाई। फर्स्ट स्टेज का गेन, सेकंड स्टेज का गेन, थर्ड स्टेज का गेन, इसको भाई ऐसा नहीं समझना, G1 G2 G3 कर लीजिए ना। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए,
हम लोग अब क्या कर रहे हैं भाई, इनको सबको डीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज गेन को लिख रहे हैं, मतलब मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन निकाल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज गेन है डीबी में। तो क्या हो जाएगा बताइए, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या था, 20 log बेस 10। सबसे पहले इसको इधर करते हैं यार, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है ना। तो भाई पहले G1 को, G2 को, G3 को, यानी फर्स्ट स्टेज का पहले यहाँ पे कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज का जो गेन है, ठीक है भाई, गेन क्या है मतलब वोल्टेज गेन कितना है, G1 है, तो इसको पहले आप कन्वर्ट कीजिए डीबी में। तो क्या लिखेंगे, हम लोग को भी पता है वोल्टेज गेन जो है डीबी में क्या है, 20 log बेस 10, ये था आपका V2 बटा V1, तो ये हो जाए 20 log बेस 10 V2 बटा V1 को ही तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने G1 मान रखा है। क्लियर हुआ, तो फर्स्ट स्टेज का गेन हुआ डीबी में। उसी तरीके से सेकंड स्टेज का गेन क्या है, सेकंड स्टेज का बताइए, सेकंड स्टेज गेन को हम लोगों ने G2 बोल रखा है भाई, ठीक है। तो इस G2 को मुझे डीबी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डीबी में कन्वर्ट करना है, डीबी इक्वल टू व्हाट, इन डीबी, ठीक है भाई। तो अगेन फॉर्मूला है कि वोल्टेज गेन इक्वल टू 20 log बेस 10, यहाँ पे क्या है V2 बटा V1 भाई, तो V2 बटा V1 का ही तो है सेकंड स्टेज अगेन G2 कर देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है। उसी तरीके से थर्ड स्टेज का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन हो जाएगा 20 log बेस 10 और यहाँ पे हो जाएगा G3। क्लियर हुआ, तो ये सबको भाई हम लोगों ने डीबी में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट स्टेज का ये आपका फर्स्ट स्टेज का है, ये आपका सेकंड स्टेज का है, और ये आपका थर्ड स्टेज का है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे आप तो यहाँ पे कर लेते हैं यार, नोट छोड़ते हैं। तो हम लोग का जो ओवरऑल गेन था क्या था, G1 G2 G3 G4 ऐसे डॉट डॉट, सब मल्टीप्लीकेशन में था। तो G1 की जगह मैं क्या लिखूँ बताइए, ये लिख सकता हूँ 20 log ऑफ बेस 10। और अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई 20 log बेस 10 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, समझ में बात को। तो 20 log बेस 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, G1 बचेगा इंटू G2 बचेगा इंटू G3 बचेगा। क्लियर हुआ, तो वही चीज़ तो यहाँ पे किया हुआ है, देखिए ध्यान से, 20 log बेस 10 ले लिया, G1 का गेन, G2 का गेन, G3 का गेन। क्लियर है, और आपको पता है भाई लॉग में जब ये मल्टीप्लाई होता है, ये लॉग में मल्टीप्लिकेशन में ना, इसका आगे लॉग ला तो मल्टीप्लिकेशन है भाई, तो मल्टीप्लिकेशन किस में टूट जाता है, एडिशन में टूट जाता है भाई। इसका मतलब क्या, फर्स्ट स्टेज का जो डीबी में गेन है वो सेकंड स्टेज का डीबी का गेन और थर्ड स्टेज का डीबी का गेन, मतलब ये सबको ऐड कर देना भाई। क्लियर है, सबको ऐड कर देना होता है। तो ओवरऑल आप समझिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए समझिए भाई। जैसे अगर आपका नॉर्मल गेन दिया हुआ है, 3 स्टेज के एम्पलीफायर है भाई और नॉर्मल गेन दिया हुआ है, G1 का मान लेते भाई 10 है, G2 का मान लेते भाई आपका, ये आपका कितना, ये भी 10 मान लेते हैं, और G3 का मान है 5 है भाई। तो ओवरऑल क्योंकि ये डीबी में नहीं है, नॉर्मल वैल्यू में दिया हुआ है, तो भाई ओवरऑल गेन क्या होगा, सबका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 10 × 10 × 5 कितना हो जाए भाई, 500 के बराबर। ठीक है, अब आइए केस 2 में। इस बार भाई मान लेते हैं मेरा जो गेन है G1 G2 G3, इस बार जो है डीबी में दिया है भाई, मान लेते हैं आपका 5 dB है, ये मान लेते हैं भाई आपका 15 dB है, और ये मान ले भाई 20 dB। तो इस बार जो है आपको मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पकड़ना है, डीबी में लिखा हुआ है डायरेक्ट, समझा। और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है ना भाई, नॉर्मल गेन का यूनिटलेस क्वांटिटी होता है कि भाई गेन का मतलब क्या, V2 बटा V1 भाई, तो वोल्टेज कट जाता है, वोल्ट कट जाता है, यूनिटलेस क्वांटिटी बनता है भाई। ठीक है, तो अगर यूनिटलेस क्वांटिटी दिया हो तो समझ जाना नॉर्मल गेन दिया हो, लेकिन आगे मैं डीबी लगा इसमें तो क्या, ये भाई कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल गेन निकालना है, फिर टोटल गेन निकालना है भाई, क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ देना है। ठीक है, यानी 5 dB प्लस 15 dB प्लस 20 dB, सबको जोड़ दिया भाई, 20 20 40 dB इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आपका वोल्टेज गेन डीबी में दिया हो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, तो भाई फर्स्ट स्टेज का गेन डीबी वाला, सेकंड स्टेज का गेन डीबी वाला, थर्ड स्टेज का, सबको जोड़ देना भाई, सबको यहाँ पे जोड़ देना है आपको। क्लियर है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। यही सब आपकी किताब में दिया हुआ था, यहाँ पे गेन का कॉन्सेप्ट। आते हैं अब यहाँ पे एक सवाल आता है भाई कि डीबी में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, डीबी में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए भाई। तो इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। कहाँ पढ़ रहे थे भाई, हाँ यही तो था,
देखिए थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे थे ना भाई डेसिबल, ठीक है, डेसिबल गेन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखा ना 1 बेल इक्वल टू 10 dB के बराबर होता है। अभी जस्ट समझा दिया मैंने आपको, ये एम्पलीफायर ब्लॉक डायग्राम से दिखा दिया भाई। आगे आता है, तो ये प्रूफ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, पावर गेन इक्वल टू 10 log बेस 10 P2 बटा P1, यानी ये dB में हो जाएगा। उसी तरीके से भाई देखिए वोल्टेज गेन निकाला ना, कितना है आपका, ये वाला बस फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला 20 log बेस 10 V2 बटा V1 या फिर V आउट बटा V इन। करंट गेन का देखिए तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ये 20 कैसे आ जाता है समझा दिया मैंने आपको, ठीक है भाई। अब आते हैं एडवांटेज कि भाई हम लोग dB में क्यों लिख रहे हैं। तो भाई अब आइए रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ मतलब क्या, हम लोग कान की बात करेंगे भाई, यानी हम लोग अपने कान के कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि भाई जैसे देखिए आपको पता ना भाई 50 हर्ट्ज के हिसाब से, जैसे हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब है आपके पास, फिलामेंट वाला बल्ब है भाई, उसमें आपने 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई दिया, तो क्या आपका आंख ये पकड़ सकता है, आपका आंख ये देख सकता है भाई कि बल्ब जो है जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है? नहीं भाई, आप नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 50 हर्ट्ज के हिसाब से देखेंगे तो एक साइकिल बनने में मात्र 20 मिलीसेकंड का समय लगता है, सो टाइम पीरियड बोलते हैं भाई, यानी आधा साइकिल बनने में, यानी यहाँ पे जो करंट जीरो मतलब हर 10 मिलीसेकंड क्या हो रहा है, करंट जीरो हो रहा है। तो हम लोग का आंख इतना फास्ट नहीं है भाई कि 10 मिलीसेकंड वाले टाइम को भी पकड़ सके, ये समझ में आया? इसलिए हम लोग का आंख उस चीज को पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए भाई हम लोग को लगता है बल्ब जो है कांस्टेंट जल रहा है, ये जल बुझ रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्लिंकिंग नहीं हो रहा भाई, कंटिन्यूसली जल रहा है ऐसा लगता है हम लोग को। लेकिन जब आप स्लो मोशन कैमरे में देखिएगा उसको तो भाई वहां पे आपको देखिए जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से हम लोग का कान का भी कैपेसिटी है भाई, कान का भी सुनने का क्षमता है, समझिए कितना है क्षमता, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, उससे नीचे उससे ऊपर नहीं सुन सकते भाई। जैसे 20, जैसे भाई ये हम लोग का ऑडिबल रेंज है ना, समझ गए? तो इससे नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक भाई, मतलब लेस देन 20 भाई ये हाथी ये सब सुन पाता है, एलिफेंट ये सब। ऊपर जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड चमगादड़ ये सब सुनता है भाई। तो हम लोग का बस यही कैपेसिटी है भाई, इतना ही दूर तक हम लोग सुन सकते हैं। अब पढ़िए इसको, लिखा ना द यूनिट dB इज अ लॉगरिथमिक यूनिट, आवर ईयर रिस्पॉन्स, याद देखिए अब ध्यान से, आवर ईयर रिस्पॉन्स इज ऑल्सो लॉगरिथमिक, यानी हम लोग का जो कान है ना भाई, कान इसका जो सुनने का कैपेबिलिटी वो भी लॉगरिथमिक में ही है, या फिर dB में ही हम लोग का है भाई। लिखा ना दैट इज लाउडनेस ऑफ साउंड हियर बाय ईयर, ठीक है ना, हियर्ड बाय ईयर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। भाई कितना तीव्र है साउंड उससे हम लोग नहीं सुनते हैं, उससे हम लोग का ब्रेन नहीं पकड़ पाता है साउंड को, ठीक है भाई, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं सुनते हैं भाई, बट अकॉर्डिंग टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, मतलब जो भी इंटेंसिटी है ना भाई उसका लॉगरिथमिक वैल्यू को भाई हम लोग का कान पकड़ पाता है। Thus, if the intensity of sound given by speaker is increased 100 times, मतलब भाई हम लोगों ने स्पीकर से क्या कर दिया, मतलब एम्पलीफायर लगा भाई, साउंड को 100 टाइम्स बढ़ा दिया भाई। आवर ईयर्स क्या हो जाएगा, लिखा ना आवर ईयर, मतलब भाई इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 100 टाइम्स बढ़ा दिया भाई, लेकिन अपना कान क्या करेगा, कान कैसे रिस्पॉन्स करेगा, तो बोलता है आवर ईयर हियर डबलिंग इफेक्ट, क्योंकि भाई आपका जो एम्पलीफायर इसने क्या कर दिया, इंटेंसिटी कितना बढ़ाया 100 टाइम्स भाई, तो 100 टाइम्स को क्या कीजिए आप, मतलब पावर 100 टाइम्स पावर बढ़ा दिया भाई, यहाँ पे ब्रैकेट में पावर की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो उसको dB में कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, जस्ट पढ़ा ना भाई, पावर गेन क्या होता है आपका 10 log बेस 10, और यहाँ पे पावर गेन अभी इंटेंसिटी आपका 100, ठीक है। तो भाई 10 को वैसे ही छोड़ देते हैं, गुना, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो निकालते भाई 10 log बेस 100 इक्वल टू x मान लेते भाई, तो अभी जस्ट बताया था log, ऐसे ही छोड़ते लॉग हट जाएगा 10, ये x इधर आ जाता है, ये पावर जो था भाई 10 का पावर 100 ये इधर आ जाएगा भाई। तो बताइए x का पावर यहाँ पे मैं क्या रखूँ, मतलब 10 का पावर यहाँ पे क्या रखूँ भाई, 100 के बराबर, सीधी बात 2 रखना पड़ेगा भाई, समझ गए? नहीं यहाँ पे ये x था ना, तो x का मुझे 2 रखना पड़ेगा, तभी तो भाई 10 का पावर 2 तो 100 के बराबर होगा, तो क्या यहाँ पे x का मान 2 आ गया भाई, यानी इस पूरे टर्म का जाओ 2, यानी इस पूरे टर्म का जाओ भाई 2, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 करेंगे तो भाई 20 dB में कन्वर्ट हुआ। और अब देखिए ना भाई, अब देखिए यहाँ पे भाई जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू था उसको भाई हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू जब कैलकुलेट 2 से गुना किया ना भाई, 2 से गुना मतलब क्या, इसका डबल हो रहा है, 10 का डबल हो जा रहा है भाई। क्लियर हो रहा है? बताइए। तो वही लिखा ना आवर ईयर हैंस, लिखा ना आवर ईयर्स हियर अ डबलिंग इफेक्ट, ठीक है भाई, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसको जब कन्वर्ट किया तो 2 के बराबर होगा भाई।
आगे बढ़ते हैं। एज इफ लाउडनेस वेयर डबल इंस्टेड ऑफ मेड 100 टाइम्स, हेंस दिस यूनिट टैलीज विद द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ ईयर बाई। यानी हम लोग भाई इसको इस लैंग्वेज में कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि भाई मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया 100 टाइम, ऐसे नहीं बोलेंगे भाई। हम लोग सीधे कहेंगे अपने कान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भाई हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग का जो एम्पलीफायर था उस एम्पलीफायर ने क्या कर दिया, इसको भाई डबल कर दिया भाई, ठीक है ना। मतलब 100 टाइम्स पावर इंक्रीज करने का मतलब है आपका कान उसको क्या सुनेगा, दुगना करना भाई, एक तरीके से समझ में आया। मतलब डीबी में आप सोचिए ना भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। बाकी भाई आप एक बार गूगल कर लीजिए भाई कान कैसे काम करता है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बेसिक साइंस का क्वेश्चन है सब। तो ये इसलिए हम लोग डीबी में कैलकुलेट करते हैं भाई, क्योंकि हम लोग का जो कान है वो डीबी के साथ ही रिस्पॉन्स करता है, टैली कर जाता है, मतलब मैच कर जाता है भाई, ठीक है। इसलिए हम लोग भाई हमेशा डीबी में ही बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब। और क्या भाई बोलता है दूसरा, व्हेन अ गेन आर एक्सप्रेस इन डीबी द ओवरऑल गेन ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो भाई तो जस्ट समझा दिया ना, ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ पे सबको ऐड कर देते हैं, 20 log बेस 10 कॉमन ले लीजिए, या फिर सबको जोड़ दिए भाई, ठीक है ना। कॉमन लेके इतना गया ना, छोड़ते हैं। बैंडविड्थ अभी जस्ट समझा दिया भाई। बैंडविड्थ के लिए भाई आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला एक बार लेक्चर देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं भाई, लिखा ना, फाइंड द गेन इन डीबी इन द फॉलोइंग केसेस। पहला वोल्टेज गेन, भाई डीबी में कन्वर्ट करना आपको, तो वोल्टेज गेन दिया 30, तो भाई यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, आगे कुछ यूनिट नहीं है, इसका मतलब क्या, ये नॉर्मल वोल्टेज गेन है भाई, क्लियर है। इसको डीबी में कन्वर्ट करना, तो लिखे वोल्टेज गेन का भी फार्मूला पढ़ा ना डीबी में, 20 log बेस 10 और यहाँ पे V2 बटा V1 का मान दिया 30, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पे लिखे log बेस 10 का पावर 30 इक्वल टू एक्स। तो भाई x को इधर ले इक्वल टू 30। अब सोचने वाली बात है ना भाई, x का पावर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, मतलब 10 का पावर x, तो भाई x का मान यहाँ पे क्या रखूँ भाई, 30 के बराबर मिल जाए। तो ये आप सोच नहीं पाइएगा भाई, अब ये सोच नहीं पाइएगा, तो इसके लिए आपको फिर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मान आप कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए, तो भाई ये आ जाएगा इतने के बराबर, ठीक है भाई, 29.54, यानी 30 dB जो है आपका 29.54 dB के बराबर। अगला है पावर गेन 100 भाई, तो 100 को तो अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, देखिए तो 10 log बेस 10 और या P2 बटा P1, यानी यहाँ पे 100 दिया ऑलरेडी, तो इसका वैल्यू निकाली बस, log बेस 10 100, इधर आपका x, तो भाई x हो जाएगा इक्वल टू 100, तो भाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी इस पूरे का मान हो जाएगा 2, ठीक है भाई। तो 10 इंटू 2 तो 20 dB के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन है, इस बार भाई आपको क्या करना है, लिखा ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग गेन एज अ नंबर। आपका डीबी में दिया हो भाई, इस बार इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी जस्ट उल्टा प्रोसेस करना भाई। तो देखिए भाई हम लोग को पता है कि डीबी दिया ना, तो डीबी को भाई हम लोगों ने पढ़ा ना भाई, 1 बेल इक्वल टू क्या होता है, 10 dB के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसने बेल में कन्वर्ट किया है, तो भाई इतना तामझाम क्यों करना है यार, बेल में क्यों जाएंगे, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए हम लोग को फार्मूला पता ना भाई, पावर गेन है ना, पावर गेन इक्वल टू क्या है, 10 log बेस 10 का पावर P2 बटा P1, ठीक है भाई। तो इस पूरे का मान आपका दिया हुआ है, इधर लिखते हैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 40 dB, ये दिया हुआ है, क्लियर है। अब इस 10 को इधर लेके आते हैं भाई, इधर मल्टीप्लाई में था ना, 10 को इधर लेके आएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 40 dB डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू log बेस 10, ये हो जाएगा P2 बटा P1, तो भाई कट जाएगा, कटेगा ना, बोलिए कितने बराबर हो जाएगा, 4, ठीक है, इधर 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा log बेस 10 P2 बटा P1। तो यही किया भाई इसने कि भाई 40 dB को 4 से भागा दे दो बेल में, भाई इतना क्यों तामझाम करना भाई, जो हम लोग को स्टैंडर्ड फार्मूला पता है उसमें ही आप, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे एंटी लॉग ले लिया ना, एंटी लॉग ले लिया भाई, देखिए यहाँ पे भाई मुझे ये चाहिए ना, ये वाला चाहिए P2 बटा P1 को, तो भाई हम लोग गेन बोलते हैं ना, नॉर्मल गेन, तो उसकी तरह देते हैं। ये log बेस 10 जो है ना, इसको उधर भेजना पड़ेगा, क्लियर है, इधर डिवाइड में आ जाएगा भाई log बेस 10, और इसको सॉल्व करने के हमने यहाँ पे एंटी लॉग बोलते हैं भाई, क्लियर हुआ। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं भाई, सब फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आपका। देखिए भाई अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप इधर रहने दीजिए, इधर मत लेके आइए। देखिए थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। अभी भाई हम लोगों ने ऊपर में किया ना एक, जैसे log बेस 10 और यहाँ पे 100 था, है ना, तो इसका मान भाई x मान लिया था कि भाई इसका वैल्यू मुझे निकालना था, तो ऐसे लिखा था ना हम लोगों ने, बोलिए। और
हम लोगों ने क्या किया था, 10 को इधर ही छोड़ दिया था, ये x जो है इधर पावर में चढ़ जाता है और ये जो पावर इधर भाई ये सेपरेट हो जाता है। और हम लोग बोला भाई कि 10 का पावर यहाँ पे क्या रखा जाए भाई कि 100 के बराबर हो जाए, तो 10 का पावर यहाँ पे 2 रखेंगे भाई, तभी तो 100 के बराबर होगा। यानी x का मान यहाँ से 2 पता चल गया मुझे, इसलिए मैंने बोला भाई इस पूरे वैल्यू का x मान रखा था तो x का मान यहाँ से निकल गया 2, यानी इस पूरे टर्म का वैल्यू जो आएगा 2 के बराबर होगा। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए भाई। अब मेरा क्या कहना है कि भाई इससे आप कंपेयर कीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, सब मिटाते भाई, इसको मिटाते हैं, ये वाला देखिए तो इसको मैं फ्लिप करके लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ भाई लॉग, तो यहाँ पे देखिए ना, इसको मैं इधर ला रहा हूँ भाई लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या है भाई P2 बटा P1 है और इधर 4 है। ठीक है, तो कंपेयर कीजिए, दोनों सेम तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये भाई x की जगह ले रहा है, यहाँ पे लॉग बेस 10 है, यहाँ पे भाई P2 बटा P1 जो है 10 का पावर है, ये पावर में है भाई, ऊपर रहता है ये। ठीक है, ध्यान देना आपको, P2 बटा P1। क्लियर है? तो बताइए भाई मुझे यहाँ पे एंटी लॉग लेना है, तो क्या करें बताइए। इस पावर को उधर भेज देते हैं, क्योंकि जो भी पावर होता है उधर चला जाता है भाई, तो P2 बटा P1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। 10 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये इक्वल टू का साइन इधर भाई इस पे चढ़ जाएगा, ये कोई दिक्कत है? तो बताइए, तो इधर P2 बटा P1 है और 10 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 1 10 100,000 10,000 10,000 भाई, यानी P2 बटा P1 आ गया भाई 10,000 के बराबर। यही तो करना था आपका, देखिए तो आया ना 10,000। क्लियर है? उसी तरीके से अगला क्वेश्चन था, पावर गेन आपका 43 dB दिया होता, तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, यहीं पे सॉल्व करते हैं भाई। आइए यहाँ पे, इस बार जो है 43 dB में दिया आपका पावर गेन, और इसको भाई नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है पावर गेन जो है ये होता है 10 log बेस 10 P2 बटा P1। भाई इसका मान दिया है dB में ऑलरेडी 43, 10 को इधर भेजें तो डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4.3, इधर हो जाएगा log बेस 10 P2 बटा P1। 10 का पावर पे है भाई वो, ध्यान देना आपको। सो घुमा के लिख रहा हूँ भाई, यानी फ्लिप करके लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू 4.3। तो मुझे बताइए 10 वैसे रन देते, इधर वाला जो है इस पर पावर चढ़ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा P2 बटा P1 के भाई 10 का पावर था ना, उधर चला जाता है, तो यही तो आ गया भाई। कैलकुलेटर में आप 10 का पावर 4.3 करके देख लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वही आपका P2 बटा P1 का होगा भाई। क्लियर है? इतने के बराबर आएगा, 20,000 के बराबर आएगा भाई। क्लियर हुआ? जैसे 2 गुना 10 पर 4 किया ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। देखिए कैल्शियम में डाल के देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सही भाई, 10 का पावर 4.3 करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, देख लीजिए आप 19,000 समथिंग समथिंग, यानी ओवरऑल 20,000 आप मान के चल सकते हैं भाई। तो इस तरीके सॉल्व करना भाई, बाकी आप देख लीजिए इधर और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, अल्टरनेटिव मेथड हम लोग को नहीं चाहिए। और भी क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद देखिए, ये तो भाई इंट्रोडक्शन था, आज का सेशन पूरा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल कवर करने का स्टार्ट कर देंगे यहां से भाई। जो हम लोग का सबसे पहला है आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कि भाई यहाँ पे 2 स्टेज को कपल्ड करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर और रजिस्टर का सहारा लिया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भाई। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे डीबी का कुछ प्रॉपर्टी दिया भाई, थोड़ा सा बात करते हैं। यानी यहाँ तक भाई न्यूमेरिकल था, 10 क्वेश्चन थे यहाँ पे। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ डीबी पे बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डीबी गेन बोलता है द पावर गेन एक्सप्रेस एज अ नंबर इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पावर गेन, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी पावर गेन भाई। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द वोल्टेज गेन एक्सप्रेस एज अ नंबर इज कॉल्ड ऑर्डिनरी वोल्टेज गेन, या फिर कहिए ऑर्डिनरी करंट गेन। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डीबी पावर गेन, बोलते हैं द फॉलोइंग आर द यूजफुल रूल्स फॉर डीबी पावर गेन। पहला, ईच टाइम, लिखा ना भाई, ईच टाइम द ऑर्डिनरी पावर गेन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 10 द डीबी पावर गेन इनके। भाई ये सबका नीट नहीं है यार हम लोग को, ठीक है ना। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, अब ये बच्चे की तरह थ्योरी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, समझ गए।
अच्छा सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, लिखा ना ईच टाइम द ऑर्डिनरी पावर गेन इंक्रीज डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 dB। ये छोड़ते भाई, ये सब नीड नहीं है हम लोग को, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी ऑफ dB ऑफ वोल्टेज गेन, तो भाई इसका भी नीड नहीं है हम लोग को, इसका नीड नहीं भाई, ठीक है। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम लोग इजीली कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, इसमें कुछ खास तो है नहीं भाई, कुछ खास नहीं भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये हम लोग का पहला मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होगा भाई। और इसमें हम लोग फिर बात करेंगे कि भाई हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, यानी ग्राफ जो बन रहा है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में, उसको कैसे हम लोग फ्लैट करते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं भाई, न्यूमेरिकल कवर करेंगे, मतलब ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे भाई, ठीक है ना, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपका, फिर इसके बाद जो है, यानी यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल है भाई। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, यानी इस बार 2 स्टेज को कपल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे भाई। और फिर एक लास्ट इसमें पढ़ना है जो कि आपका डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, मतलब डायरेक्ट दोनों स्टेज को जोड़ दे रहा है भाई, सॉलिड कनेक्शन।